इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। तार साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब, इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो ये सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है मैं उनको कहता, तो वो तीसरा दिन है। CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का। वो इस तरीके से इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ
सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने क्यों तार साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन वो फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इस पे भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। शीमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाए, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज, जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है, मैं मेंशन कर देता हूं। चलिए बात करते हैं, नेशनलिज्म पे आ चुकी है। आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वाशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था। रहील शरीफ साहब के लड़के का वो दोस्त था बड़ा खास, उसके पास स्पेशल पास थे हर जगह के एक्सेस के। उसने कहा है अच्छा होता सियालकोट 65 में अलग हो जाता। ये आपका नेशनलिज्म, शर्मिंदगी। और दूसरा बंदा जो है, जो ISPR का फेवरेट था, वो उसके पास भी लाइसेंस था हर जगह जाने का, हर जगह जाने का वो बंदा। वो कहता है और डॉक्टर है, डॉक्टरों जैसी उसने बात की। मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं, जो MBBS डॉक्टर है। उसने बात फेंकी, उसने कहा मेरे पापा जी को चाहिए था 1957 में चले जाते पास से छोड़ के, तुम्हें रोका किसी ने? दोनों लोग जो है इस वक्त, दोनों फॉरेन सिटीजन। चीमा साहब मैं भी फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन आई ब्रीथ पाकिस्तान। मेरा उस मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। मुझे उस सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत है। मैं रोजाना लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है। चीमा साहब ये आपके नेशनलिज्म के हालात है। और जिस बंदे के लिए कौम पागल है, उसके सुन ले हालात। वो कहता था इस चोरों से अच्छा इसके ऊपर एटम बम मारा जाए, नौज़ुबिल्लाह। ये उसके अल्फाज हैं, आपके मुर्शिद इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करे, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही को बचा सकता है, जो तली पर रख के आए। कहा मैं तली पर रख के आया, नाउ आई विल सी हाउ समबडी चैलेंज पाकिस्तान। ये 76 साल आपने जो इसके साथ मजाक किया ना, आज मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी नजर से गुजरी है मौलाना अबू कलाम आजाद की 13 प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। एक एक चीज सच साबित हुई, एक एक चीज। मैं हैरान हूं, द मैन वाज सो विजनरी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का टूटने का उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने मुहाजिरों को यहां जलील किया जाएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट किया कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यहां कोई सेंसिबल लीडर पैदा नहीं होगा। ये अबुल कलाम आजाद कह गए थे। उन्होंने कहा था ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान बना रहे, ये इस्लाम को धोखा देंगे, यहां फिरके बनेंगे, यहां से अकलीतें निकाली जाएंगी। एक एक चीज आप प्रूव हो चुकी, एक एक चीज प्रूव हो चुकी। चीमा साहब आपने मजहब के नाम के ऊपर जो क्या कुछ नहीं किया, आपने इन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबुल कलाम आजाद। और आज देख लें आप क्या, आपका कंपैरिजन तो बनते ही नहीं, बल्कि अफगानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं आप। कभी आप कहते हैं हम चाय पीने जा रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम कैबिनेट वहां बनाएंगे, कभी आप इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लगाते हैं, फिर वो TTP आपके अंदर घुस के मारती है, आप उनकी मिन्नतें करते हैं हमें इनसे बचाओ। उन्होंने बचाया, बचा रहे हैं आपके साथ। आज वो इंडिया के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये समझते रहे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो सारी खराब हो चुकी, नहीं हुई, बल्कि आपके बॉर्डर के ऊपर आज सऊदी अरेबिया और इंडिया इज डूइंग द नेवल एक्सरसाइज नियर योर बॉर्डर्स इन कराची।
और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है आज? आप कभी सोचा किसी ने कोई शर्मिंदा ही हो जाए आके टीवी पे कि यार मैं शर्मिंदा हूं, आज तक? लेकिन चीमा साहब कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी, इसकी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की थी। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन हैं ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे, दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान, ये प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद ने, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके, बिजनेस में फेल हो गए थे। फिर वो आके उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो कर रहे हैं इसके साथ आपके हालात पता है। आप इस वक्त एक भी पाकिस्तानी नहीं है वहां, सारे के सारे आप लंदन बेस हैं, दुबई बेस है, फराडिये इकट्ठे हैं आप सारे के सारे। चाहे कोई अफसर है गवर्नमेंट में तो भी फराडिया, जो बाहर है वो भी फराडिया। करेक्टर नाम की चीज कोई नहीं है, किरदार साजी आपने बंद कर दी। पता नहीं चीमा साहब आपकी डायरेक्शंस क्या हो रही है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है। ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी खेड़े, उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था। ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा पाकिस्तानी बाहर साइड से निकले हो। और ये आपके हालात, और आपकी खबर भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है खबर भी नहीं देते ना। आपको एक सीक्रेट पता नहीं किसने बता दिया है कि अगर टीवी पे चैनल पे या कहीं खबर नहीं आएगी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। आप ये गलत फहमी, आप अगर इंटरनेट की तारें ढीली कर देंगे तो दुनिया कंट्रोल हो जाएगी। ये आपको पता नहीं किसने बता दिया। आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में चीमा साहब, आप समझते हैं हमने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। आप समझते हैं कि दुनिया नाक में रोटियां डालती है, दांतों में मुंह में नहीं डालती। ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा। लेकिन ये कि इस वक्त आपके लोग तो खैर दुआएं कर रहे होंगे यार कि पाकिस्तान अमेरिका जो है ईरान के साथ कुछ छेड़े, हमारी लॉटरी निकले, आर्मी बेसे वहां से ड्रोन उड़ाने के लिए आए, अमेरिकन कुछ डॉलर शालर लेकर आए। इस वक्त दुआएं हो रही देगे चढ़ा रहे हो, मनता मान रहे होने पाकिस्तान, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप एक्सपोर्ट करने के चक्कर में नहीं है। आप यहाँ हवाई अड्डों की कीमत खाते हैं या दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशंस की खाते हैं, लेकिन इससे अलावा आपके पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना सोच है, ना अकल है। क्योंकि चलाने वालों के सबके बच्चे बाहर बैठे हैं, दे डोंट गिव अ एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, दे डोंट केयर। उन सबके बच्चे लंदन में है, टोरंटो में है, और जो वो हर वक्त अपना कैरी ऑन पैक रखते हैं, सिंगल वन वे टिकट उनके पास होता है। फिर वो पाकिस्तान की पॉलिसी क्यों बनाएंगे? वजह क्या है? उनका कोई इंटरेस्ट है वहां पे? ना, जीरो। लेकिन चिमा साहब इससे अगली बात जो खास करना चाहते, एक बड़ी अच्छी बात हुई, मैं हैरान हो गया, वो भी मैंने अभी उसको कंफर्म करना है। वो कंफर्म करना है कि पाकिस्तान जो है 140 नंबर से हटके करप्शन में 133 पर आ गया। और उसमें जो पढ़ा गया, कहते हैं पुलिस वाले जो है, या तो फिर पुलिस वाले कहते हैं उसमें पुलिस की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। हालांकि मैंने आपको बताया था मुझे पाकिस्तान में चोरों से डर नहीं लगता, पुलिस से लगता है। मुझे डाकुओं से डर नहीं लगता, पुलिस से लगता है डर। दूसरे नंबर पर जजों से डर लगता है, क्योंकि बोलियां लगती इन जगहों। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो थानों के एक्शन होते थे, मेरे हिसाब से तो इस वक्त अदालतों के भी एक्शन होते हैं। सुना अच्छे जिले जो है, जिस तरह खाड़ियां है, जिस तरह जेलम है, जहां ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चे हैं या प्रॉपर्टियां हैं, सुना वहां के तो एक्शन होते हैं हर चीज के वहां पे। लेकिन चीमा साहब ये एक मिरेकल है, मैं समझता हूँ दिस इज मिरेकल। लेकिन देखें, कल एक और अच्छी खबर भी सुनी थी, सुना नोटों की शक्लें तब्दील हो रही हैं, नए नोट निकल रहे हैं। मोदी साहब ने किया था, वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका इंडिया में। अब आप किस तरह करते हैं ये अब सारी दुनिया देख रही है, आप किस तरह, हाउ सीरियस यू आर। ये लेकिन मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा ये जिस तरह हुआ है कि करप्शन में आपने यू गेन 7 पॉइंट्स, उसमें 28 मुल्क जो है उन्होंने इंप्रूव किया है, जिसमें पाकिस्तान भी है। 34 मुल्क जो है वो नीचे गए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। 118 मुल्क जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सिस्टम को मेंटेन किया, अपनी पोजीशन को। डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड जिस तरह वो थे, और न्यूजीलैंड अपने टॉप पर है वो करप्शन में, करप्शन के बगैर, करप्शन फ्री कंट्रीज। लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो अगला चैलेंज जो है, मेरे मुर्शिद पाक के बारे में जो कहा है कि उन्हें 10-10 साल सजा दे दी गई है साइफर के हवाले से, तो सजा कोई नई बात नहीं है। एक तो उनको हायर कोर्ट से मिल जाएगी रिलीफ, और ये कोई पहली बात नहीं है, माजी में भी इस तरह होता रहा है। भुट्टो साहब हैं, किसको सजा नहीं मिली और किसकी सजा माफ नहीं हुई। मेरे ख्याल में मरियम नवाज को भी हुई थी, नवाज शरीफ साहब को हुई थी, इनको भी आज नहीं तो 5 साल बाद कहीं और से रिलीफ मिल जाएगी। फिर इनको नहा धो के इनको कपड़े शपड़े पहना के फिर ले आएंगे, कहेंगे नहीं जी वो ये अमर बिन मारूफ के बगैर, उसके बाद कोई नया एक नाम रख लेंगे, रियासत मदीना की बजाय कोई और नाम रख लेंगे, सिरातुल मुस्तकीम रख लेंगे इसका नाम, फिर चला देंगे नई कापी, कहते पुरानी शराब नई बोतल फिर शुरू सामने ले आएंगे। लेकिन चीमा साहब दुख वाली बात यह है कि आज मैं जो एक आर्टिकल पढ़ रहा था बिलखसूस इस हवाले से कि सियासतदान, मैं तो उनको सियासतदान मानते ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुए हैं और उन्हीं की मर्जी से चलते हैं। लेकिन आज ये बात मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, सिस्टम क्यों नहीं चलता।
क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम को कामयाब होने ही नहीं दिया जाता। ये कई लोगों के फायदे में है कि साल डेढ़ के बाद इनको जूते मार के बदनाम ये हो, मलाई खाते कोई और हैं, और ये सामने जलीलो ख्वार करके रजीम चेंज करके तो साइड पे कर देते। लेकिन ये क्या है, ये वो क्यों नहीं सोचते? मैं बल्कि आज ये सोच रहा था कि जो भी है कमांड में है तो कोई पाकिस्तानी ना, कोई क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान कहां जा रहा है इस वक्त, वेयर आर यू गोइंग? बल्कि मैं देखिए अगले दिन हैरान था जब एक किसी का सुन रहा था मैं बात, बल्कि अनवर मकसूद साहब का इंटरव्यू ने मुझे बड़ा अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम इंडिया हमला कर देता था साहब अब तक। तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं, अच्छा देखे ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दे, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी का वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, ये चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें। मुझे बड़े फिक्र ना करो, देखें दुनिया के बेचे दसो केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ नहीं खोल दी पई अपना। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था। LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। ठीक है, वो हमारे खराब है, लेकिन नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं। आज भी कुछ नहीं कर रहा यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती है, आपने पैसा बहुत बनाया। वो हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, 10,000 के करीब। फिर साढ़े पठान भाईजान जिहड़े नसवार पे खांदे उन्होंने जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें उन्होंने। वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मेजर करने। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत जो है ना, मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, मतलब कि भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, ये कहना है भाई साहब साजिद तारा का। ठीक है भाई साहब, और भाई साहब कंपैरिजन बताया है इसमें भाई साहब अमेरिका और भाई साहब ये क्या बोलते हैं भारत का। ठीक है, साजिद तारा बता रहा है कि भाई साहब भारत बहुत आगे निकल चुका है, और भाई भारत ने ना मतलब कि भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका की जगह ले रहा है भारत। ठीक है, भारत मतलब कि भाई भारत जो सोल सुपर पावर का स्टेटस ना वो छिन चुका है अमेरिका से, और भाई भारत उभरती हुई महाशक्ति के महाशक्ति बन के सामने आ रहा है। ठीक है, 21वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदल रही है। ठीक है, एक तरफ भारत अपनी आर्थिक सैन्य और तकनीक क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका अपने वैश्विक हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कई मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग भी करता है, और कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धा या मतभेद भी दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि भारत अपनी शक्ति कैसे बढ़ा रहा है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच चुनौतियां किन क्षेत्रों में सामने आती हैं। ठीक है, भारत का आर्थिक उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, भारत के पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप क्षेत्रों में तेज़ी से निवेश किया है। ठीक है, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड रेल परियोजनाएं, सेमीकंडक्टर निर्माण की पहल, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर, इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। सैन्य शक्ति का विस्तार, भारत ने अपने रक्षा क्षमताओं को कई क्षेत्रों में मजबूत किया है। आधुनिक लड़ाकू विमान और नौसेना का विस्तार, स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा पर निवेश, सीमा निगरानी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और बदलते सुरक्षा वातावरण के अनुरूप तैयार रहना है। ठीक है,
तकनीक की नई दौड़। भारत तकनीक ही आज तकनीक ही भविष्य की शक्ति मानी जाती है, ठीक है। भारत निवेश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, 5G और अगली पीढ़ी की संचार तकनीक में। इन क्षेत्रों में प्रगति से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ सकती है, ठीक है। अमेरिका के साथ सहयोग और मतभेद। भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी है, मतलब कि भाई साहब दोनों दो पक्षी संबंध है भाई। अमेरिका मतलब कि भाई साहब ज़्यादा एग्रेसिवली आंख दिखाता है भारत को, लेकिन भाई भारत डरता बिल्कुल भी नहीं है भाई। भारत के पास में सारी चीज़ें हैं भाई साहब, जिससे पाकिस्तान को जवाब क्या बोलते हैं अमेरिका को जवाब दिया जा सके। अमेरिका ने 500% टैरिफ की थ्रेट किया था, और भाई साहब कितना टैरिफ लगा दिया था भारत के ऊपर, लेकिन भाई भारत घबराया नहीं भाई साहब। भारत लगा जितना लगाना। उसके बाद में 14-15% पे खुद ही आ गया अमेरिका। मतलब कि भाई साहब ये सिर्फ और ब्लफ गेम होती है जो कि खेलता है अमेरिका, ठीक है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहे हैं, व्यापार और निवेश में साझेदारी हो रही है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद अभी भी है, जैसे व्यापार नीतियाँ, शुल्क, टैरिफ्स, रूस से रक्षा खरीद, ऊर्जा और कुछ राजनीतिक फैसले। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसे मतभेद सामान्य माने जाते हैं और इन्हें संवाद को कूटनीति के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। वैश्विक रणनीति का बदलता संतुलन। दुनिया केवल एक महाशक्ति पर आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ रही है, ठीक है। G20 में सक्रिय भूमिका निभा रहा है भारत, ठीक है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है भारत, ठीक है। विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति अपना रहा है भारत। इस नीति का उद्देश्य किसी एक गुट पर निर्भरता होने के बजाय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है। भारत रक्षा, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आयात पर निर्भरता कम करना, रोजगार बढ़ाना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार नई तकनीकों में बढ़त बनाए रखना चाहता है, वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने साझेदार देशों के साथ में रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है, और उनको मतलब कि थोड़ा बहुत उनका मजाक भी उड़ाना चाहता है। जैसे वैसे अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के प्रधानमंत्री ने जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि भाई वो मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तड़प रही थी भाई साहब। उसके बाद में इटली के प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया भाई साहब वो देखने लायक था। और भाई साहब क्रेडिबिलिटी तो भाई साहब अमेरिका लूज़ करता जा रहा है, कभी मतलब कि बिना सोचे समझे फ्रांस से पंगे लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कभी पूरे यूरोप को मतलब कि ठहरा देते हैं कसूरवार, ठीक है, अमेरिका की बर्बादी का। और भाई कभी कहते हैं कि भाई साहब क्या बोलते हैं नाटो देशों को भाई साहब ठहरा देते हैं दोषी। तो भाई कुछ भी कर देते हैं भाई साहब, उससे पता नहीं चलता भाई साहब वो करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो भाई इस रेस में भाई साहब भारत भाई आगे निकल रहा है, भारत बाजी मार रहा है, ये बात एकदम सच है, ठीक है भाई साहब। भारत ने वो चीज़ें हासिल कर ली हैं जो कि चाहिए था भाई साहब। पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बनता है भाई साहब। कोई भी संकट होता है सबसे पहले भारत सामने आता है, भारत उनकी मदद करने के लिए आता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जरूर आएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाता है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।